नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। अजमेर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। इस वक्त की पुरानी गाड़ियों की कटाई के दौरान यहां पर हादसा हुआ है। लोहे के गोदाम में कटाई के दौरान ब्लास्ट होने की सूचना मिल रही है। एलपीजी सीएनजी सिलेंडरों को काटते वक्त ये धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 2 लोगों के झुलसने की खबर मिल रही है। आपको बता दें, पुनीत जैन और उनके भाई अरिहंत जैन जो हैं झुलसे हैं। ये 2 लोग हैं जो धमाके में यहां पर झुलस गए हैं, चपेट में आए हैं। धमाके की आवाज से इलाके में अफरा तफरी है। धमाके के बाद गोदाम में भी आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। पहले भी यहां कई हादसे हो चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अजमेर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धमाका होता है, उसके बाद आग लग जाती है। कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पाया है और 2 लोगों के झुलसने की खबर है। पुरानी गाड़ियों की यहां कटिंग की जा रही थी। सिलेंडर बताया जा रहा है, सीएनजी सिलेंडर जो है वो उनकी कटिंग चल रही थी और उसी वक्त जो है ये ब्लास्ट होता है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एनडीटीवी पर सबसे पहले हम अजमेर की दिखा रहे हैं। ये धुएं का गुब्बार देख सकते हैं आप, किस तरह से हादसा होता है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल मौके पर होता है। तो पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन सबक यहां नहीं लिया जाता है। अवैध गतिविधियों के आरोप भी यहां पर लगे हैं। मौके पर पूर्व पार्षद भी पहुंचे हैं अवैध गतिविधियां संचालित करने का उन्होंने भी आरोप लगाया है। नाका मदार आश्रम वाली गली में आपको बता दें यह हादसा हुआ और यहां पर जब ये धमाके हुए उसके बाद अफरा तफरी का माहौल था। बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एनडीटीवी पर अजमेर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पुरानी गाड़ियों की कटिंग चल रही थी और उस दौरान बड़ा हादसा हो गया। लोहे का गोदाम था। यहां पर बताया जा रहा है कि सीएनजी के कुछ सिलेंडर्स थे, उनकी कटिंग चल रही थी और किसी एक सिलेंडर में उस टाइम ब्लास्ट हो जाता है। इसमें चपेट में 2 लोग आए हैं। उनका नाम पुनीत जैन और अरिहंत जैन बताया जा रहा है। दोनों भाई हैं। ये इस ब्लास्ट में झुलसे हैं। धमाके से आवाज इतनी तेज थी कि मौके पर आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। धमाके के बाद गोदाम में भी आग लग गई और उसका गुब्बार आप देख सकते हैं। जो गुब्बार आपको दिख रहा है, ये गोदाम में धमाके के बाद आग लगी है और यहां पर दमकल की टीम को मौके पर बुलाया जाता है, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। तो अवैध गतिविधियों का यहां पर पूर्व पार्षद हैं सुनील धान का उन्होंने आरोप लगा दिया है। नाका मदार आश्रम वाली गली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अजमेर से, जहां एक बड़ा हादसा हो गया है। गाड़ियों की कटिंग यहां पर की जाती है और सीएनजी सिलेंडर की कटिंग जो है, ये देखिए, ये सीसीटीवी सामने आया है उस वक्त का जब ये धमाका हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर ये हादसा हुआ। पवन अटारिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, एक गोदाम में कटिंग के दौरान सीएनजी सिलेंडर में बताया जा रहा है धमाका हुआ है। 2 लोग घायल हैं, झुलसे हैं। कैसे ये धमाका हुआ जरा बताइए। कितने बजे की ये तस्वीरें हैं और मौके पर गोदाम में आग लगी थी, इस पर काबू पा लिया गया? तो एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे पवन अटारिया से, लेकिन ये तस्वीरें देखिए कितनी भयानक तस्वीरें हैं। ये यहाँ पर सिलेंडर को काटा जा रहा था, सीएनजी सिलेंडर बताया जा रहा है जिसकी कटिंग चल रही थी और किस तरह से यहाँ पर लोग भागते हैं जब ये धमाका होता है। उसके बाद देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर चिल्लाते हुए बाहर निकलते हैं। दहशत का माहौल है मौके पर और उसके बाद यहाँ पर गोदाम में आग लग जाती है। पवन अटारिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। पवन, अजमेर में बड़ा हादसा हुआ है। कटिंग के दौरान बताया जा रहा है कि सिलेंडर में ब्लास्ट होता है, उसके बाद गोदाम में आग लग जाती है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? और बताया जा रहा है कि यहाँ अवैध गतिविधियों की सूचना भी है। के नाका मदार की जी बिल्कुल, देखिए ये अजमेर के नाका मदार की घटना है, जहां पर अब से कुछ देर पहले एक इलेक्ट्रिक कटर से जो पुरानी गाड़ियां होती है उसमें सीएनजी और एलपीजी का जो गैस सिलेंडर होता है उनको काटने का काम यहां पर किया जा रहा था। इस दौरान एक गाड़ी में कुछ गैस हो सकती है जिसको कटर से काटा जा रहा था। वो भी गैस कटर होते हैं, उसमें भी कई गोदाम वाले गैस का काम लेते हैं। अब इसमें क्या गैस की टंकी काम में ली जा रही थी कटाई में, वो जांच का विषय है। फिलहाल यहाँ पर 2 भाई हैं, पुनीत जैन और एक और उनके भाई हैं। दोनों गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार के लिए यहाँ पर जो चिकित्सक है वो उपचार इनका कर रहे हैं। वही स्थानीय पूर्व पार्षद जो है सुनील धान का, उनका आरोप है कि इस तरीके की घटना पूर्व में भी हो चुकी है, उसके बाद भी जो अवैध कटाई है गोदामों में वो रुकने का यहाँ पर नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से आए दिन ऐसे हादसे होते हैं।
आज इसी तरीके से अब से कुछ देर पहले गैस कटर के दौरान जो हादसा हुआ है उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं गैस जो लोहे का बड़ा गेट था उसको भी तोड़ते हुए आग का गुबार गेट से बाहर निकला और जो गैस कटर से काट रहे थे दोनों भाई वो झुलस गए। और इस हादसे के बाद एकदम अफरा तफरी यहाँ पर मच गई और लोग भागते हुए यहाँ पर नजर आए। फिलहाल अलवर गेट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है और चिकित्सकों के साथ में जो झुलसे हैं दोनों भाई उनका उपचार यहाँ पर जारी है। क्षेत्रवासियों ने गंभीर आरोप लगाया कि पूर्व में भी इस बात की शिकायत की गई थी मगर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा। आरोप लगा के गए हैं, जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, मुझे ये बताइए जहां ये कटिंग का काम चल रहा था, क्या ये कोई रिहायशी इलाका है, यहां परमिशन है काम करने की, या फिर ये जहां ये काम चल रहा था वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है? बिल्कुल, ये पूरी तरीके से रिहायशी इलाका है। गोदाम के आसपास बड़ी संख्या में लोगों का रहवास है और जिस तरीके से वीडियो में देख रहे हैं विस्फोट होते ही लोग एक दूसरे के अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए और लोगों ने सोचा कि इस बात का धमाका हो गया, घरों से बाहर निकल के देखने लगे। तब तक दोनों भाई झुलसकर बाहर चीख पुकार यहाँ पर करते हुए नजर आए। निश्चित तौर पर यह पूरा वार्ड 54 है और रिहायशी इलाका है। इसी बात को लेकर पूर्व पार्षद लगातार शिकायत करते हुए नजर आए हैं कि इस जगह पर कोई ना कोई अवैध जो कटिंग है, तांबा जलाना है और अधिकतर गोदामों में यहाँ पर तांबों को जलाया भी जाता है जिससे प्रदूषण होता है। तो ये जो कटाई का मामला है ये निश्चित तौर पर गंभीर प्रवृत्ति का अपराध यहाँ पर नजर आ रहा है। गैस की टंकी में जिस तरीके से विस्फोट हुआ है, लगता है सीएनजी या एलपीजी की गैस बड़ी मात्रा में थी जिससे कि ये विस्फोट यहाँ पर देखा गया है। फिलहाल दोनों की जो हालत है वो यहाँ पर उपचार चिकित्सक कर रहे हैं। एक भाई के हाथ दोनों के जले हैं और एक के चेहरे पर और दाढ़ी और बाल भी यहाँ पर झुलसे हैं। अंदरूनी जो आंख वगैरह है वो चिकित्सकों ने बताया कि आंख तो सुरक्षित है मगर जो अलग अलग पार्ट है बॉडी के वो काफी झुलसे हैं और उपचार यहाँ पर जारी है। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन क्या इस और कार्रवाई करता है या नहीं। इस तरीके के जो अवैध गोदाम रिहायशी इलाके में चल रहे हैं उनको हटाने की कार्रवाई होती है या नहीं, या इसी तरीके से हादसे रोजाना देखने को मिलेंगे। और स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि इस हादसों में आग लगने की भी यहाँ पर लगातार जो है आशंका बनी रहती है। बिल्कुल, तो स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं लेकिन प्रशासन, नगर निगम सोया रहता है। और पवन, ये बड़ा सवाल है कि किस तरह से यहाँ पर अवैध रूप से इस तरह के काम हो रहे हैं और जब कोई हादसा होता है उसके बाद फिर ये नगर निगम या फिर प्रशासन के लोग जागते हैं और फिर कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन पहले ये क्यों अलर्ट नहीं होते हैं और क्यों ऐसे अवैध काम जो हैं वो शहर में चल रहे होते हैं? जी बिल्कुल, स्थानीय जैसे कि पूर्व पार्षद ने आरोप लगाया है, पूर्व में कही गई थी बात। स्थानीय जो गोदाम के पास में रहते हैं अमित चौहान, उन्होंने भी बोला है कि इस तरीके की गतिविधि यहाँ से हटाई जानी चाहिए और जिस तरीके से जो आसपास के जो लोग हैं उन पर कोई इस तरीके का विस्फोट या कोई आगजनी या कोई प्रदूषण से वो ग्रसित ना हो। मगर लंबे समय से इस तरीके के गोदाम यहाँ पर संचालित हो रहे हैं जिसका आज सीधा उदाहरण देखने को मिला। गैस की टंकी में विस्फोट हुआ और दो भाई जो कि गोदाम मालिक हैं, जैन समाज से हैं, वो दोनों गंभीर रूप से झुलसे हैं। स्थानीय लोगों ने अब भी प्रशासन से मांग की है एनडीटीवी के माध्यम से कि जल्द से जल्द ऐसे अवैध गोदामों को यहाँ से हटाया जाए। और सबसे बड़ी बात, रिहायशी इलाका है, कॉमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पर पवन, यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि आप जो प्रशासन है वो जाग जाए और इस तरह जो अवैध गतिविधियां, अवैध काम चल रहे हैं उन पर रोक लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां चांदपुर में मजार परिसर में निर्माण के मामले में पुलिस कमिश्नर से आपको बता दें विधायक अमीन कागजी मिले हैं। मजार में निर्माण कार्य के मामले पर उन्होंने बातचीत किया है। विधायक रफीक खान भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि जयपुर के चांदपुर में एक पुरानी मजार में आज चल रहे निर्माण कार्य को लेकर विवाद हो गया। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने इसे अवैध निर्माण बताया, तो वहीं चांदपुर से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बाल मुकुंद आचार्य पर गुंडागर्दी करने का आरोप बढ़ दिया। पूरे मामले की कमिश्नरेट में भी शिकायत की गई। विधायक अमीन कागजी के द्वारा यह शिकायत की गई। मौके पर हमारे सहयोगी शशि मोहन भी पहुंचे थे, उन्होंने भी बातचीत की है, वो भी आपको सुनाएंगे। जो इशू चल रहा है उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ये होना नहीं चाहिए था बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर
बाकायदा विधायक निधि कोष से मेरे द्वारा पैसा दिया गया है। उसके बाद सरकार ने अप्रूवल करा है। सरकार के अप्रूवल के बाद इसकी टेक्निकल सैंक्शन हुई, फाइनेंशियल सैंक्शन हुई और ये पैसा निगम को हमने एक छत डालने के लिए दिया। उसके बाद वर्क ऑर्डर शुरू हो गया। वर्क ऑर्डर शुरू होने के बाद काम शुरू हुआ। आज 15 दिन हो गए। बीच में एक सम्मानीय विधायक आते हैं हमारे जयपुर के, और वो जिनकी जैसी फितरत है हर कहीं पहुंच जाते हैं। उनका जुरिडिक्शन नहीं, ना ज्ञान ना संज्ञान, कोई मतलब नहीं। कहीं भी कोई आदमी आए जाए तो कम से कम ये तो देखे कि मैं किस परिवेश में कहाँ जा रहा हूँ। एक विधायक दूसरे विधायक के क्षेत्र में आता है और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार, आप खुद से एक लॉजिकल बात सोचिएगा, जो चीज आज दोपहर तक लीगल थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसके नक्शे पास, मतलब आप ही समझ सकते हैं, सरकार कोई भी काम कर रही है तो उन्होंने उसको लीगली वेट किया होगा। लीगली वेट किया गया, पूरी चीज़ों का अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया गया कि भाई अगर ये चीज़ें लीगल हैं, और उसके बाद केवल और केवल सच बात तो है कि नगर निगम के इलेक्शन आ रहे हैं और आप इसका एक रिलीजियस पोलराइजेशन करना चाहते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि वायलेंस इंसाइट हो जाए, और वायलेंस के इंसाइट करने का ये कुत्सित प्रयास है। अगर ऐतराज करना है तो सक्षम स्तर पे करो। आप वहाँ फिजिकली क्यों उपस्थित होते हो? फिजिकली उपस्थित होकर क्या साबित करना चाहते हो? खाली हीरोगिरी साबित करने से कोई कुछ नहीं होगा। और मैं एक बात और बता दूं, ये सीएम को भी कुछ नहीं समझते हैं, न इनको मालूम है प्रोटोकॉल क्या है। मतलब इस सरकार का ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन चला रहा है, किसके डायरेक्शन से चल रही है, कौन संज्ञान ले रहा है। जिसके जो मर्जी आया वो वहां चला गया और बात कर ली। न उनका विधानसभा क्षेत्र, और कोई भी बात हो तो सक्षम स्तर है, विधानसभा चल रही है, आपको गलत लग रहा है, आपने वहां भी इशू उठाया, आप उठाओ, लेकिन आप वहां जाकर के पहुंच जाओ। ये बातें शोभा नहीं देती। निगम से बात करते हैं, निगम खुद काम करा रहा है, कोई अमीन भाई काम थोड़ी करा रहे हैं, निगम काम करा रहा है वहां। उधर अजमेर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। फर्जी दिव्यांग प्रमाण सर्टिफिकेट मामले में खुलासा हुआ है। 20,000 लेकर यहां पर फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए। अस्पताल के विभागीय सील साइन भी कराए गए हैं। फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी लेने का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी है। 27 सरकारी सील बरामद की गई। कई विभाग जांच के दायरे में है। काफी ये बड़ा फर्जी सर्टिफिकेट नेटवर्क का खुलासा यहां पर हो सकता है। अस्पताल प्रशासन का स्पष्टीकरण भी सामने आया है। मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट ने यहां पर पोल खोली है। विधायक शंकर रावत की बेटी का मामला भी चर्चा में है। तो कंचन रावत को राजस्व मंडल ने एपीओ किया है। नियुक्ति में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के इस्तेमाल के आरोप हैं। राज्य भर में मामले की जांच अब तेज हो गई है। तो अजमेर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र मामले में खुलासा हुआ है। 20,000 से लेकर 20,000 लेकर यहां पर फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। अस्पताल के विभागीय सील साइन भी कराए गए और नौकरी लेने का मामला भी यहां पर फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए दर्ज किया गया है। पुलिस अब कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। 27 सरकारी सील बरामद की गई। कई विभाग जांच के दायरे में है और ये पूरा मामला जो है काफी बड़ा होता है। इसका दायरा जो है वो काफी बड़ा होता है। पूरे राजस्थान में अब जांच जो है तेज हो गई है। आपको बता दें कि विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी का मामला भी चर्चा में है। कंचन रावत को राजस्व मंडल ने एपीओ किया है और नियुक्ति में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के इस्तेमाल का यहां आरोप है। तो पूरे राजस्थान में अब जांच तेज हो गई है। तो ये अजमेर से खबर बता रहे हैं, जहां फर्जी दिव्यांग प्रमाण सर्टिफिकेट मामले में खुलासा हुआ है। 20,000 लेकर यहां पर फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया गया। अस्पताल के विभागीय सील भी साइन किए गए और नौकरी फर्जी प्रमाण पत्र लेकर यहां पर हासिल की। इस मामले में केस दर्ज किया गया है। पुलिस कड़ी से कड़ी अब जोड़ने में जुटी है। 27 आपको बता दें सरकारी सील भी बरामद हुई हैं और कई विभाग जांच के दायरे में हैं। ब्यावर विधायक शंकर सिंह जी रावत की पुत्री कंचन चौहान, जो कि जून 2021 तक राजस्थान सरकार के महिला अधिकारिता विभाग में पूर्ण रूप से फिट और स्वस्थ होकर सरकारी नौकरी पर नियमित रूप से कार्यरत थी, वह अचानक RS 2018 के परीक्षा परिणामों में दिव्यांग बनकर तहसीलदार की पोस्ट पर लग जाती है। जब इसकी शिकायत मैं करता हूं तो मुझ पर नियमित रूप से हमले होने शुरू हो जाते हैं। कभी हाथ पांव तोड़ने के, ये सारी कार्रवाई गुंडागर्दी होती है। महिला अधिकारिता विभाग में नौकरी ज्वाइन करने से पूर्व ब्यावर के ही जिला स्तरीय अस्पताल अमृत कौर हॉस्पिटल ने उनको
फिट सर्टिफिकेट जारी किया था। अजमेर में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में पुलिस जांच लगातार गहराती जा रही है। अब तक आरपीएससी स्टेनोग्राफर अरुण शर्मा सहित 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारी दिलीप कुमार वैष्णव से बरामद 27 सरकारी सीलों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। पुलिस सील नेटवर्क, अस्पताल कनेक्शन और अन्य संभावित लाभार्थियों की जांच में जुटी है। इस बीच इसी तरह के एक आरोप में ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी नायब तहसीलदार बेटी कंचन रावत को राजस्व मंडल ने एपीओ कर दिया था, जिससे मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियों पर नेटवर्क की परतें खोलने पर जुटी है। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बताते हैं। भर्ती परीक्षाओं में धांधली से जुड़ी हुई आपको बता दें, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 2000 अभ्यर्थी एसओजी के रडार पर हैं। डमी बिठाकर नौकरी हासिल करने के मामले में एक्शन की तैयारी है। डमी कैंडिडेट बनकर यहां पर परीक्षाएं दी है और अब 2000 अभ्यर्थी यहां पर एसओजी के रडार पर हैं। एसओजी की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है और सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामले में 2000 यहां पर लोग आरोपी जो हैं वो रडार पर है और उनकी पहचान कर ली गई है। डमी कैंडिडेट बनकर इन्होंने परीक्षाएं दी थी। अब इनकी तलाश जो है वो की जा रही है। इनकी पूरी पहचान कर ली गई है और एसओजी की टीम अब दबिश दे रही है। इनकी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। उधर कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीटीवी की खबर का यहां बड़ा असर हुआ है। 3 मंजिला इमारत गिरने के मामले में एक्शन हुआ है। हादसे के पास वाली जगह पर नोटिस जारी किया गया है। 2 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाया तो यहां बुलडोजर चलाया जाएगा। आपको बता दें कि कल रात यहां बड़ा हादसा हो गया था। एक इमारत गिरने के बाद यहां पर प्रशासन और नगर निगम की टीम जागती है और इसके बाद जो अतिक्रमण कर रखा है, ऐसी इमारतें जो इलीगल है, वहां पर नोटिस चस्पा किए गए हैं और एनडीटीवी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद यहां पर अब एक्शन की तैयारी की जा रही है। देखिए, ये चस्पा किए गए हैं नोटिस जहां पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है और अब यहां पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। 2 दिन का टाइम इनको दिया है। अगर ये खुद अतिक्रमण हटाते हैं ठीक है, नहीं तो फिर यहां पर प्रशासन की तरफ से जाब्ता पहुंचेगा और बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। कोटा में हादसे के बाद से लगातार जो है एनडीटीवी इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरह से सुरक्षा इंतजामों की बात है उसको लेकर अब जिला प्रशासन ने सख्ती भी दिखाना शुरू कर दिया है। एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, उसमें जो है निर्देश दिए गए हैं कि सर्वे की कार्रवाई की जाए और जहां पर भी जिस तरह से जो जर्जर इमारतें हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनको चिन्हित करने के बाद में उनको जो है नोटिस भी दिए जाएं। तो लगातार जिस तरह से इस बिल्डिंग को लेकर भी जो है सुबह से हमने खबर दिखाई थी, उसके बाद में यहाँ पर भी जो है टीम पहुंची है और यहाँ पर जो है नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची है और जो इस तरह की बिल्डिंग है अब उन पर जो है इसी तरह से जो है इनका सर्वे होगा और यहाँ पर जो है इनको नोटिस जो है वो दिए जाएंगे ताकि जो काम है, जो सुरक्षा के बिंदु हैं, उनको मुकम्मल किया जा सके। जिस तरह का नोटिस जारी किया है नगर निगम की ओर से किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो हिस्सा है यानी जो अतिक्रमण है आगे का जो हिस्सा है वो अवैध निर्माण का है, इसको तुरंत हटाया जाए। इस तरह का ये नोटिस जारी किया गया है और इस तरह जो बैठक आयोजित हुई है उस बैठक के बाद अब सर्वे की कार्रवाई भी शुरू होगी और सर्वे के बाद में जो है उन इमारतों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर जो है जो जर्जर हैं और जहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिन निर्माण कार्यों में अनियमितता मिलेगी या जहां पर डिसमेंटल कराया जा रहा है जिन भवनों को, उनको जो है वहां पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो कितने हैं, ये तमाम चीजें जो है उसमें देखने को मिलेगी। जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उन्होंने निर्देश दिए। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से ये नोटिस है और इसमें क्या चेतावनी दी गई है। सर, इस नोटिस में क्या दिया गया है? नोटिस है तो अवैध निर्माण और उसके संबंधित या तो ये हटाने, नहीं तो नगर निगम हटाएगी। टीमें जो है इस पूरे इलाके में अलर्ट मोड पर है। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और
इसके आसपास का जो इलाका है उसको फिलहाल जो है यहाँ की जो बिल्डिंग है वहाँ के जो अतिक्रमण है उन अतिक्रमण के लिए ये नोटिस जारी किया गया है। लेकिन जो सर्वे शुरू होगा तो वो सर्वे इस तरह का होगा कि उस सर्वे में जो सीज की कार्रवाई है, यानी सीज की कार्रवाई भी जो है जिला प्रशासन अब करेगा। जो हादसा हुआ है उसके बाद से जिला प्रशासन की सख्ती हम कहें तो वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और एनडीटीवी भी लगातार इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं जो नेग्लिजेंसी हो रही है, कहीं ना कहीं जिस तरह से नियमों को ताक पर रख करके काम हो रहे हैं वो भी हादसों का बड़ा कारण बनते हैं। तो प्रशासन की सख्ती, सरकार का एक्शन वो देखने को मिल रहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज 12 दौरे पर नवगठित केलवाड़ा नाहरगढ़ पंचायत समिति उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इसके पहले 12 और किशनगंज पंचायत समिति के 4 ग्राम पंचायतों का उन्होंने औचक निरीक्षण भी किया। मंत्री दिलावर सबसे पहले आपको बता दें ग्राम पंचायत संबलपुर पहुंचे। मंत्री को अपने गांव में देखकर लोग इकट्ठा हुए और दिलावर को गांव में गंदगी रहने और पंचायत द्वारा सफाई न करने की शिकायत भी दी। मंत्री ने ग्रामवासियों के साथ पूरे गांव का दौरा किया और साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण किया। विधानसभा सत्र के दौरान कई बार बांदी कुई को जिला बनाने की मांग उठाई गई। हालांकि 25 सालों से लंबित आगरा फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद जगी है। ब्रिटिशकालीन चर्च के जीर्णोद्धार के लिए भी रेलवे विभाग ने एनओसी जारी कर दी गई। और विधायक भागचंद टांकड़ा ने खास बातचीत के दौरान कहा कि रेलवे विभाग जंक्शन के बाहर स्टीम इंजन स्थापित किया जाएगा। और विधायक ने कहा कि बांदी कुई को लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रीज हब के रूप में विकसित करने का सपना जल्द साकार होगा। सरकार ने सिंगापुर की सिमकोन नामक कंपनी को भूमि आवंटित की है। कंपनी को दौसा बांदी कुई यूआईटी के तहत रिको इंडस्ट्रीज को करीब 1100 हेक्टेयर भूमि मुहैया करवाई गई। साथ ही आपको बता दें कि ब्रिटिशकालीन चर्च के जीर्णोद्धार के लिए रेलवे विभाग ने एनओसी जारी कर दी है। रेल का जो इतिहास है बांदी कुई का वो बहुत ही पुराना इतिहास है। देश की तो दूसरी रेल लाइन और राजस्थान की ये पहली रेल लाइन आगरा टू बांदी कुई। और किसी टाइम डीआरएम ऑफिस भी यहीं हुआ करता था। आप भी यहीं के हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन का जब उद्घाटन हुआ और लोकार्पण हुआ तो पुलिया के पास एक प्लेट लगी हुई थी, उसमें गांधीनगर रेलवे स्टेशन के उद्घाटन डीआरएम बांदी कुई के कर कमलों के द्वारा लिखा हुआ था। अब तो खैर स्टेशन का वहाँ बहुत सौंदर्यीकरण हो गया, वो प्लेट हट गई होगी, लेकिन बांदी कुई रेल नगरी और खेल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। और मैं तो इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में ये शिक्षा नगरी भी हो। रेल का जो वैभव लौट रहा है उसमें देरी तो हुई, लेकिन मुझे डबल इंजन की सरकार पर पूरा भरोसा है कि बांदी कुई का जो रेल का वैभव था वो वापस लौटे। टूरिज्म के पर लगातार सरकार काम कर रही है कि टूरिज्म पर संस्कृति बचाने के लिए। बांदी कुई के आसपास के अगर क्षेत्र में देखें तो झाजीरामपुरा और आबानेरी हर्षद माता है। क्या मानते हैं कि धीरे धीरे टूरिज्म बढ़ता जा रहा है? आप निश्चिंत रहें, अभी बालाजी जो हेलीकॉप्टर सेवा चालू हुई है वो आबानेरी और झाजीरामपुरा भी उसमें है। उसके अलावा पिछले बजट में बांदी कुई का जो चर्च है जो रेलवे कॉलोनी के अंदर, उसके लिए भी हमने उसके जीर्णोद्धार के लिए भी बजट की डिमांड की थी और आबानेरी के लिए भी बजट की मांग की थी। और उसको यानी कि नया रूप देने के लिए वो तैयारी की और जो भी रेलवे से एनओसी लेनी थी वो एनओसी भी आ गई। बांदी कुई के चर्च का भी जीर्णोद्धार होगा और आबानेरी की भी कायाकल्प होगा।
बिल्कुल ये थे बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा। इन्होंने रेल नगरी में जो वैभव लौट रहा है, साथ के अंदर आने वाले जो बजट की जो सौगातें हैं, साथ के अंदर टूरिज्म के अंदर आभानेरी और जो यहाँ पर कैथोलिक जो चर्च है उसकी कहीं ना कहीं रेलवे की एनओसी से कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार की बात कही है। अब देखने वाली बात है कि बजरलाल सरकार क्या आने वाले बजट के अंदर क्या बांदीकुई को जिला बनाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सहयोगी के साथ में देवेंद्र रूपा, NDTV दौसा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि देश की वित्त मंत्री ने संसद में बयान दिया कि उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। यह तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। राजस्थान पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कुछ ही घंटों में हत्यारों को अरेस्ट किया है। आगे उन्होंने लिखा है कि फिर पुलिस से केस लेकर केंद्र सरकार ने जांच NIA को दे दी। तब से 2022 से आज दिन तक 2026 तक कन्हैयालाल के परिवार जो है वो न्याय का इंतजार कर रहा है। आपके नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मैं बार बार पूछता हूं कि क्या हुआ, हत्यारों को सजा कब मिलेगी, तो वो जवाब नहीं देते हैं। अशोक गहलोत ने आगे लिखा है कि कन्हैयालाल के हत्यारे भाजपा के कार्यकर्ता थे। इनको अभी तक सजा न मिलने के कारण जनता के मन में आशंका पुष्ट होती जा रही है कि भाजपा कार्यकर्ता होने के कारण इन दोनों को इतने ओपन एंड शट केस होने के बावजूद इन्हें सजा नहीं दी जा रही है। जयपुर में शॉप के अंदर घुसे नकाबपोश लुटेरे और दुकानदार पर यहां चाकू से हमला कर दिया। शोर मचाने पर स्कूटी छोड़कर ये भाग गए मौके से। लोगों ने पीछा कर इनको पकड़ लिया और लूट के इरादे से ये बदमाश आए थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां जयपुर में शॉप के अंदर नकाबपोश लुटेरे घुसते हैं, लेकिन जब ये दुकानदार पर चाकू से हमला करते हैं तो शोर मचाया जाता है और ये स्कूटी छोड़कर भागने लगते हैं। लोगों ने पीछा किया और इनको धर दबोचा, जिसके बाद इनको पुलिस को सौंप दिया। भरतपुर से खबर मिली है, जहां घसौला गांव में मंदिर को लेकर विवाद हुआ है। भूमाफियाओं पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है। आपको बता दें, समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरना दिया जाएगा। खसरा नंबर में गड़बड़ी के आरोप हैं और मंदिर की जमीन भामाशाहों ने दान दी थी। भूमाफिया ने मंदिर में तोड़फोड़ की है, ये ग्रामीणों का आरोप है। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लोगों ने जमीन दान में दी थी, उसमें कुछ वर्षों वाले लोग बागों ने हेरा फेरी करके मिलजुल कर हमारी जमीन कम करा कर उसमें से 9 एकड़ जमीन हमारी मंदिर की छीन ली है। हमको मंदिर पे पूजा नहीं करन देते, हम जाते हैं तो हम तो एलर्जी मानते, इसलिए हमारी जमीन पूरी करी जाए और हमारा मंदिर सुरक्षित घसौला का ही रहेगा, ना कि वर्षों का कोई लेना देना नहीं है उस मंदिर में। गाँव की पूरी वर्षों की कोई भूमिका नहीं है और कोई भी आदमी दोषी नहीं है। 2 ही आदमी है पूरी वर्षों के अंदर से जो पूरे तरीके से 100% भूमाफिया बन चुके हैं। उन्होंने अवैध कब्जा किया है मंदिर पे, डुप्लीकेट डिग्री चढ़वा करके उन्होंने अपने 9 एकड़ जमीन की हमारी की मंदिर के नाम की जो जमीन है उसकी रजिस्ट्री करा ली है। गांव घसौला के मंदिर की जमीन को लेकर के विवाद नजर आ रहा है। गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि भूमाफियाओं के द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा कर दिया गया है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ये संभव हो पाया है। सहयोगी से कहूँगा एक बार वो तस्वीर दिखा दीजिए। ये मंदिर की जमीन है जिसको लेकर के घसौला गांव के लोगों ने सेवा थाना पुलिस और जिला कलेक्टर को अवगत कराया है, लिखित में शिकायत दी है और खुद सेवा थाना पुलिस यानी प्रभारी है सतीश चंद्र शर्मा, वो गांव के लोगों से समझाइश कर चुके हैं कि आपस में बैठ करके इस मामले को सुलझाया जाए। तो उन्होंने कहा है कि अगर जल्द से जल्द ये मामला सुलझ गया तो अच्छी बात है, सुलझ गया तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं ये लोग आगे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। घसौला गांव से NDTV के लिए ललित कुशवाहा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।